एक कमरे में ससुराल में गरीब बहू की 5 सौतन। कल्याणी देवी एक गरीब घर से थी। उसका इकलौता बेटा था अमन, जिससे वो बहुत प्यार करती थी और गरीब घर की लड़की कनिका से उसकी जबरदस्ती शादी कर देती है, जो कि अमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गृह प्रवेश के बाद कल्याणी कहती है, बहू ये छोटा सा एक कमरे का ससुराल है तेरा, तुम दोनों अंदर रहना, मैं बाहर आंगन में सो जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप अंदर ही सो जाइए पर्दा डालकर। अरे पागल, आज रात की ही तो बात है, जाओ तुम दोनों, मैं बाहर सो जाऊंगी। कल्याणी देवी खटोले पर आंगन में बाहर सो जाती है। वहीं कनिका अमन को दूध का ग्लास देती है, जिसे अमन फेंक देता है। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, गरीब कहीं की। अजी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? भला मैंने क्या कर दिया? देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। माँ ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है। तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, इस घर की बहू बनकर, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। हाथ पकड़कर अमन उसे कमरे से बाहर कर देता है। बेचारी कनिका कमरे के बाहर ही दुल्हन के जोड़े में रोते हुए सो जाती है। अगले दिन कल्याणी कनिका को कमरे के बाहर देखकर कहती है, कनिका बहू, तुम बाहर क्यों सो रही हो? अमन ने कुछ किया है क्या? नहीं माँ जी, वो मुझे इतनी ज्यादा नींद आ गई थी कि मैं यहीं पर ही सो गई थी। चुप कर बहू, कम से कम बहाना तो ऐसा बना जिस पर मैं यकीन भी कर लूं। मुझे पता है अमन ने तुझे कमरे से बाहर कर दिया है, क्योंकि मैंने उसको शादी करने के लिए मजबूर किया था। उसी का गुस्सा उसने तुझ पर उतार दिया। पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उनसे प्यार से बात करना भी चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और कमरे से बाहर कर दिया। तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू जाकर तैयार हो जा, पहली रसोई की रस्म भी करनी है। जी माँ जी। ये कहकर कनिका नहा धोकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, जो कि कल्याणी को बहुत पसंद आता है। वहीं कनिका अमन से कहती है, अमन जी, कम से कम खाना तो खाकर जाइए। जीरा आलू और पूरी बनाई है, और खीर भी, आपकी पसंदीदा है ना? मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाना, और माँ मुझसे ये सब नाटक नहीं होगा। आप रहो अपनी बहू के साथ। पर बेटा, तू खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? आपको खाना नहीं है तो मैं टिफिन दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अमन अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता है। वहीं कुछ नई लड़कियां उसके ऑफिस में ज्वाइन होती हैं, जिसे देखकर अमन उन पर लट्टू हो जाता है। 2 लड़कियों को अमन पहले से ही चला रहा था। अब धीरे धीरे काम के जरिए तीनों पर डोरे डालता है और 5 लड़कियां अमीर घर से होती हैं। एक दिन नई लड़की श्वेता आती है। सर, मुझे यशवंत सर ने आपके पास भेजा है। आप सीनियर है ना, मुझे ये इस फाइल का कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताएंगे अकाउंट डिटेल्स कब की हैं? अमन श्वेता को लगातार देखता रहता है। तभी श्वेता चुटकी बजाती है। क्या हुआ सर, आपका ध्यान कहाँ है? मैंने आपसे कुछ पूछा था। ओह सॉरी, वो क्या है ना, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। बोलते हुए भी कितनी प्यारी लग रही हो। खैर पूछो। अच्छा, इस फाइल की डिटेल्स मैनेज करनी है तो मैं ओके, ये ऐसे होगा। अमन समझाते समझाते उसका हाथ टच करता है, जो कि श्वेता को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतना फील क्यों हो रहा है? नहीं, ये गलत है। एक्सक्यूज मी सर, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, बता दीजिए। ओके, आता हूँ। तभी उसकी दोनों पुरानी एम्प्लॉई निशा और काजल आती हैं, जिन्हें एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। सर, आप एक बार मेरा सिस्टम पीसी चेक कीजिए, वो चल नहीं रहा। और सर, मेरा भी। ओहो, ये 5 की 5 एक साथ एक ही टाइम पर क्यों आ गई हैं? कहीं इन्हें पता चल गया तो कि मैं इन सबको एक साथ डेट कर रहा हूँ तो शामत आ जाएगी। अलग अलग हैंडल करता हूँ। तुम दोनों चलो, मैं आता हूँ। ये सुनकर वो एक एक करके पर्सनल जाकर मिलता है। तभी काजल उसके कैबिन में कॉलर पकड़कर कहती है, ओ मेरे जानू, तुम जानते हो ना, 2-3 महीने से हम साथ में हैं और ये नई एम्प्लॉइज के साथ चिपक कर क्यों रहते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजर सर ने बोला है तो देखना तो पड़ेगा ही ना कि वो कैसा काम कर रही है, वरना फिर सब मुझे करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बहुत समय से तुमने मुझे टाइम नहीं दिया है और गिफ्ट भी नहीं। आज मुझे घुमाने ले चलो। यार अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम तो जानती हो मेरे घर के हालात। किसी और दिन गिफ्ट ले आऊंगा। ठीक है, तुम कोई गिफ्ट मत दो, लेकिन
मैं शाम का डिनर प्लान कर रही हूँ 5 स्टार होटल में। आप तो चलोगे ना? हाँ बिल्कुल। तुम लड़कियों को फंसाना कितना आसान होता है, जब प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी तो छोड़ दूंगा। फिर शाम को अमन काजल के साथ 5 स्टार होटल में डिनर करने जाता है। ऐसे ही उसने चारों एम्प्लॉइज को अपने जाल में काफी महीने तक फंसाया था, पर एक दिन पांचों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो नाराज होती हैं। अमन, तुम मुझसे झूठ बोलोगे? मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। पांचों मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम पांचों से बराबर और सच्चा प्यार करता हूँ। चाहे तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने घर में जगह भी दे सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, हमें अपने घर ले चलो। ये कहकर अमन अपनी पांचों प्रेमिकाओं से एक साथ शादी कर उन्हें अपने ससुराल के एक कमरे में ले आता है, जिसे देखकर कनिका को हैरानी होती है। अमन जी, ये सब क्या है? 5-5 लड़कियां? हाँ बेटा, कौन है ये और तेरे गले में वरमाला क्यों है? ये आपकी पांचों नई बहू हैं जो मेरे साथ यहीं रहेंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्या बोल रहा है? बहू के होते हुए तूने 5-5 शादी की है। वो शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगा। करूंगा, मैं जो मन करेगा वही करूंगा। और वैसे भी आपकी बहू से मैं प्यार नहीं करता, वो गरीब है और ये पांचों अमीर, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अब क्या माँ जी, मेरे ससुराल में 5-5 सौतन रहेंगी? आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो अमन जी मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? ओहो, छोटा ससुराल है, वो भी एक कमरे का। यहाँ पर्दा डाल दीजिए, वरना आपकी बीवी की शक्ल देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ये कहकर अमन उन पांचों को घर में ले आता है और 2-3 पर्दे डाल देता है, जहाँ वह अपनी पांचों बीवी को एक साथ रखता है और कल्याणी कनिका एक साथ रहती हैं। वक्त गुजरता है। सौतन को एक ससुराल के कमरे में रहने में दिक्कत आती थी, फिर भी रहते थे। पांचों सौतन सीधी सादी कनिका पर अत्याचार करती हैं, उसे घर की नौकर की तरह सारा काम करवाती हैं और कनिका कर भी दिया करती थी। इस बीच कल्याणी अपने बेटे को बहुत समझाती है, पर उसकी कान पर एक जूं तक नहीं रेंगता है। माँ, आप बार बार मुझे ये क्यों बोलती हैं? अरे मैं पांचों की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, इसलिए शादी करी है। अच्छा ठीक है, मैं भी अब गरीबों की तरह नहीं रहना चाहती हूँ। ये सारी बात कनिका सुनकर उन पांचों सौतन को बता देती है। क्या? पर हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें? क्या पता तुम हमें अलग करना चाहती हो? और क्या? ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाकर खुद उनकी बात सुन लो, वो अभी भी कमरे में हैं। पांचों सौतन कमरे में जाकर पर्दे की दूसरी तरफ से माँ बेटे की बात सुन लेती हैं। माँ, थोड़े दिन की बात है, पांचों को मैंने रसगुल्ले की चाशनी की तरह अपने प्यार में लपेट रखा है। जैसे ही बात हो जाएगी उनकी प्रॉपर्टी साइन करवा लूंगा। ठीक है। तभी उस पर्दे को हटाकर पांचों बहू ताली बजाती हैं। वाह अमन वाह, तुमने हमारे साथ प्यार का क्या नाटक खेला है। एक नहीं, दो नहीं, 5-5 लड़कियों को अलग अलग जगह पटाया। फिर भी हम पांचों सौतन बनकर भी साथ रहने को तैयार हो गए, पर हमसे इतनी बड़ी दगाबाजी की। और वो तो छोड़ो, अपनी पत्नी होने के बाद भी तुमने ऐसा किया। शर्म आती है तुम्हें जरा सी भी? तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पर माँ जी, आप कब से लालची बन गई? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बहू मुझे माफ कर दे, मैं इसकी बातों में आ गई थी। हाँ कनिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम पांचों के साथ भी बहुत गलत किया। मैं पैसों का लालची हो गया था, क्या करूं? लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। गलती तो हम पांचों सुधारेंगे, तुम्हें अभी डिवोर्स देकर। कनिका, मुझे माफ कर दो, खुद को साबित करने का एक मौका दो। ठीक है। तभी पांचों सौतन उसे डाइवोर्स देकर हमेशा के लिए चली जाती हैं और कनिका उसे आखिरी सुधरने का मौका देती है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है और एक घर बनवाकर अमन अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने। दिलीप अपनी पत्नी और 2 गोरी चिट्टी बेटियों के साथ रहता था। अभी उसकी बेटियों की उम्र सिर्फ 2 और 3 बरस की ही थी कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब दिलीप ही अपनी बेटियों का ख्याल रखता था। मेरी पत्नी के जाने की वजह से तो मुझे बहुत दिक्कत लग रही है। क्या करूं, बच्चियों को अकेले घर पर छोड़कर नहीं जा सकता हूं, और अगर घर पर रहा तो काम कौन करेगा? दिलीप बहुत परेशान था। उसके ऊपर अपनी बेटियों के पेट और लालन पालन दोनों की ही जिम्मेदारी आ गई थी। इसीलिए थोड़े समय बाद दिलीप ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और वो गीता नाम की औरत को शादी करके घर ले आया। देखो गीता, ये दोनों अब तुम्हारी भी बच्चियां हैं। जानती हो, इनके अंदर मेरी जान बसती है।
इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मैं इन्हें इनकी माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी। आ जाओ मेरी बच्चियों। पहले तो दोनों ही बहनें थोड़ा डर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे अच्छे और बुरे इंसान को पहचान जाते हैं। बस वही गीता के साथ भी हुआ। गीता की एक कोमल सी मुस्कुराहट से दोनों बच्चियां उसके आंचल में खींची चली आईं। बोलो माँ। माँ। उस दिन के बाद से गीता पंक्ति और तारा को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही रखने लगी। पंक्ति बेटा, जल्दी से, अरे इधर आओ। देखो, अगर तुमने दवाई नहीं खाई तो तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं नहीं खाऊंगी, ये दवाई गंदी है। जल्दी से दवाई खाओ, फिर मम्मा तुम्हें आइसक्रीम दिलवाएंगी। आइसक्रीम के लालच में पंक्ति ने दवाई खा ली। गीता इसी तरह उनका लालन पालन कर रही थी, लेकिन इसी बीच गीता खुद भी गर्भवती हो चुकी थी। देखते ही देखते समय गुजर गया और गीता ने भी एक बच्ची को ही जन्म दिया, जिसका नाम दिया रखा गया। दिया का रंग बचपन से ही काला था, जिसकी वजह से उसकी दोनों सौतेली बहनें उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती थी। तारा बेटा, दिया को भी बाहर खेलने ले जाओ। नहीं माँ, ये गंदी है, काली है, हम इसे नहीं लेकर जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये तुम्हारी बहन है। फिर भी। तारा ऐसे बोलकर दिया को बिना लिए ही खेलने चली गई। वो दोनों गोरी बहनें हमेशा नन्ही दिया के साथ ऐसा ही करती थी, लेकिन दिलीप और गीता अपनी काली बेटी को भी बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही देखते देखते समय बीत गया और अब तीनों ही बहनें जवान हो चुकी थीं, लेकिन बचपन से लेकर अब तक कुछ भी नहीं बदला था। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। दीदी बस 1 मिनट रुक जाइए, मेरी सहेली बीमार है, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं जा पाएगी, तो मैं आपके साथ ही चली जाऊंगी। तुझे साथ ले जाकर क्या हमें अपना मजाक बनवाना है? चुपचाप अकेले आ जाना, हम तुझे लेकर नहीं जाएंगे, समझी काली माई। अपनी बहन की बात सुनकर दिया चुप हो गई और कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि बोलने से कोई फायदा भी नहीं था। बेचारी दिया बातों बातों में अपनी बहनों के करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन पंक्ति और तारा की नफरत अभी भी दिया की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन दिया के लिए एक बहुत ही अमीर घराने का रिश्ता आया और पहली ही नजर में लड़के वालों को दिया पसंद भी आ गई। देख रही हो दीदी, कहीं ना कहीं सौतेली माँ सौतेली ही होती है। बचपन से इन्होंने हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और आज देखो कैसे अपनी सगी बेटी का घर हमसे पहले बसवाने की तैयारी कर रही हैं। छोड़ तारा, सौतेली माँ से और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। तू फिक्र मत कर, अभी हमारे बाबा हमारे सर पर जिंदा हैं, वो हमारा घर भी जरूर बसवाएंगे। दोनों बहनें जल जल कर ऐसी बातें कर रही थी। दिया का रिश्ता पक्का हो चुका था और कुछ दिनों बाद उसकी शादी थी। देखते ही देखते दिन बीत गए और दिया की शादी का भी दिन आ गया। पंक्ति, तारा, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, आज तुम्हारी छोटी बहन की शादी है। दोनों ने नकली सी मुस्कुराहट दे दी, लेकिन तारा और पंक्ति अपनी बहन की शादी से जरा भी खुश नहीं थी। सारी रस्मों रिवाजों से दिया की शादी रघु नाम के एक अमीर परिवार के लड़के से हो गई। रघु का काम बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से दिया अपनी ससुराल में सारे सुखों का अनुभव कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट तारा और पंक्ति को खटकती थी। तो उन्होंने दिया के पति का काम बिगाड़ने की साजिश रची और एक दिन वो रघु के साझेदार का पता करके उसके घर गई। अमित जी का घर यहीं कहीं है, उन्हें फोन तो कर। तारा के ऐसा बोलते ही पीछे से अमित वहां आ गया। क्या तुम ही वो लड़कियां हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया था? आप मिस्टर अमित हो? हाँ, मैं ही अमित हूँ। जी हाँ, हमने ही आपको यहाँ बुलाया है। क्या बात थी? बात दरअसल ये थी कि आपको नहीं लगता कि मिस्टर रघु की कंपनी पर रघु से ज्यादा आपका हक होना चाहिए? मेरा मतलब, व्यापार में पूंजी भी आपकी है, संपत्ति भी आपकी है, तो मालिक भी आप ही होने चाहिए ना। कहना क्या चाहती हो? हमारे साथ एक डील पक्की करोगे? क्या डील है? रघु को बर्बाद करने की डील। हमारा काम है रघु को कुछ दिनों तक कंपनी से दूर रखने का, और इस बीच तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये प्रूफ हो सके कि मिस्टर रघु चौहान दिवालिया हो चुके हैं। अगर तुम ये कर पाए तो पूरी कंपनी होगी तुम्हारी और हमें मिलेगा हमारा बदला। बोलो, मंजूर? मंजूर। 3 विश्वासघातियों ने आपस में हाथ मिला लिया। पंक्ति और तारा प्लान के मुताबिक दिया के घर गईं।
हमारे जीजू को तो तू घर पर लाएगी नहीं, तो हमने सोचा हम ही चले आए। अच्छा किया, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आहा, तुम नहीं, आज हम चाय बनाएंगे। ऐसे बोलकर तारा और पंक्ति चाय बनाने चली गई। उन्होंने सभी के लिए बहुत ही बढ़िया चाय बनाई और रघु की चाय में उन्होंने पेट खराब करने वाली दवाई मिला दी। इस चाय को पीकर रघु चौहान कंपनी जाने के लायक नहीं रहेंगे और इसी बीच हमारा काम हो जाएगा। दोनों बहनों ने पूरा प्लान बना रखा था और सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। रघु ने वो चाय पी और कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और वो कई दिनों तक अपनी कंपनी में नहीं जा पाया। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में अमित ने रघु को दिवालिया घोषित करने की सारी तैयारी कर ली थी। आज उनके प्लान का पूरा होने का आखिरी दिन था। हेलो अमित, आज रघु ऑफिस जाएगा। आज हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। फिक्र मत करो, आज रघु यहाँ आकर खाने खराब होकर ही घर लौटेगा। वो दोनों ऐसे ही फोन पर बात कर रहे थे। पंक्ति को ये खबर भी नहीं थी कि उनकी सारी बातें गीता ने सुन ली थी। पंक्ति अभी बात ही कर रही थी कि तभी पीछे से गीता आई और उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ लगाकर बोली, इतनी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुझे? अरे मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरी बच्ची का घर उजाड़ने की साजिश रची? हे भगवान! गीता ऐसे बोलकर रोने लगी। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख पंक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ मत बोल मुझे, ऐसा मत कह माँ। जो साजिश तुम दोनों रच रही हो उसे रोको। अगर किसी वजह से मेरी बेटी का घर टूटा तो मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लूंगी। चलो चलो मेरे साथ, तुम्हारा ये चेहरा रघु के सामने आना जरूरी है। गीता तारा और पंक्ति को रघु के घर ले गई। रघु बस अपने ऑफिस जाने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी गीता पंक्ति और तारा को लेकर पहुंच गई। दामाद जी, अभी ऑफिस मत जाना। लेकिन बात क्या है? गीता ने रघु को सारी बात बताई। शर्म नहीं आई आपको ऐसा करते हुए? मैंने बचपन से आपका साथ दिया, लेकिन हम शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। दोनों बहनों की शर्मिंदगी की वजह से वो नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। शुक्रिया सासू माँ, आपने मुझे सब बता दिया। अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर क्या था, रघु ने अमित की चोरी को पकड़ लिया। उसकी गवाही देने वाली पंक्ति और तारा भी मौजूद थी। कानून द्वारा अमित को कंपनी से निकाल दिया गया और सब कुछ फिर से सही हो गया।